लॉ वाला चैनल स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ एक बार फिर आई हूँ आपके सामने लॉ वाला चैनल के माध्यम से। और हम लोग कर रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने मेंस आंसर राइटिंग का कॉन्सेप्ट समझा कि डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, क्या क्या ट्रिक्स अप्लाई करी जा सकती हैं, कैसे हम अपने आंसर को क्रिस्प, प्रिसाइज और डिजायरेबल बना सकते हैं, और कैसे एक आंसर का स्ट्रक्चर होना जरूरी है और उस स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन होना जरूरी है, मेन बॉडी होना जरूरी है और कंक्लूजन होना जरूरी है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ मेन अलर्ट्स मान लीजिए या फिर रेड फ्लैग्स मान लीजिए वो डिस्कस करें और समझा कि कैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है मेंस आंसर राइटिंग की और क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए जिससे कि हम अपने मेंस की आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपके साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ of Indian Penal Code by giving you some sample answers of the previous year question papers. ये जो मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज हमने चलाई है, दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी स्टेट बट ये सारी ही स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल है। हम डिफरेंट स्टेट के पेपर हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर्स उठा रहे हैं और उनको डिस्कस कर रहे हैं, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को हम इलेबोरेट कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं उसके क्विक, एंड उसके बाद हम एक सैम्पल मॉडल आंसर्स लिख रहे हैं। मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी, वो ये थी कि जो आंसर्स होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, तो आपका लिखने का तरीका और मेरा लिखने का तरीका अलग जरूर हो सकता है, बट हर एक आंसर का एक सैंपल मॉडल आंसर होता है जिसके लिए हम यहाँ पे लॉ वाला के माध्यम से उन सैंपल मॉडल आंसर्स को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। नो टू पीपल कैन थिंक अलाइक एंड नो टू पीपल कैन राइट एन आंसर एग्जैक्टली द सेम, सो डू नॉट वरी, सबके आंसर्स लिखने का तरीका अलग हो सकता है। दीज आर जस्ट सैंपल मॉडल आंसर्स फॉर योर कन्वीनियंस, जिससे कि आप अपने आप से एक बार शुरू तो करके देखें कि आंसर्स लिखने कैसे हैं। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि कई बार होता ये है कि हमें एक मिथ होती है कि कॉलेज से मैं आंसर लिखता आ रहा हूँ, क्या हो जाएगा, आंसर ही तो है, पेपर में ही लिख लूंगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे में। हमें इस मिथ को ब्रेक करना है, हमें रियलाइज करना है कि कॉलेज का आंसर लिखना और हमारे मेंस आंसर राइटिंग का लिखना बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, दे आर पोल्स अपार्ट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आपको रेगुलरली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, अपने डिफरेंट क्वेश्चंस जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उसके आंसर्स को प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मेंस आंसर राइटिंग के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था आईपीसी के, एंड इसके साथ हम लोगों ने कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी किया था। बहुत जरूरी होता है कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना, क्योंकि हमारा जो लॉ का एक सब्जेक्ट है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतना वास्ट सिलेबस है, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा एम यही रहेगा कि आंसर राइटिंग से पहले एक बार ब्रीफली मैं कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी आपके साथ करूं। आज के जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो भी है मेंस की आंसर राइटिंग, आईपीसी के कुछ क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर के उठा के उनका कॉन्सेप्ट रिवीजन करेंगे एंड एक सैंपल आंसर लिखेंगे, जिससे कि आपको हेल्प हो सके, आपको डायरेक्शन मिल सके। स्टूडेंट्स, कभी कभी हमें लगता है कि कोई शॉर्टकट बता दो, कोई शॉर्टकट बता दो, क्या इतनी मेहनत करते रहूंगा। हाँ, तो कोई शॉर्टकट बता दो कि ऐसे ही आंसर लिखना है और लिख के मैं पेपर में आ जाऊंगा। तो आंसर कैसे लिखना है वो तो मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बता दिया कि हर एक आंसर का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए और फिर कंक्लूजन होना चाहिए। हमने ये भी डिस्कस किया कि आपको अपने आंसर्स में केस लॉस को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, अगर ज्यादा नंबर का आंसर है तो इलस्ट्रेशंस को भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। बट क्या ध्यान रखना है, मेहनत तो आपको ही करनी है। हम लोग आपका साथ जरूर दे सकते हैं लॉ वाला के माध्यम से, हम लोग आपको डायरेक्शन जरूर दे सकते हैं। एक स्टोरी छोटी सी आपका 2 मिनट लूंगी और आपको बताऊंगी कि कई बच्चे जो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनके लिए स्टोरी बहुत जरूरी है। एक इंसान होता है, एक आदमी होता है, वो देखता है कि एक बटरफ्लाई एक शेल के अंदर से निकल रही होती है और बहुत ही मुशक्कत कर रही होती है, बहुत परिश्रम कर रही होती है, कोशिश कर रही होती है, बट बार बार फेल करते हैं, दोबारा अटेम्प्ट करती है, फेल करती है, दोबारा अटेम्प्ट करती है। उस आदमी को, उस बटरफ्लाई को देख के बड़ा तरस आ जाता है और वो क्या सोचता है कि मैं कुछ करके इस बटरफ्लाई की मदद क्यों ना करूं, आई वॉन्ट टू हेल्प दिस बटरफ्लाई। वो क्या करता है, एक सीजर को लेता है और उस शेल को काट देता है। अब वो शेल खुल गया है तो बटरफ्लाई आराम से बाहर आ सकती है।
अब वो इंसान, वो आदमी बैठ के देखता है कि ये बटरफ्लाई बाहर आएगी एंड ही विल बी वेरी हैप्पी दैट ही हेल्प समवन, बट वो देखता है कि ये बटरफ्लाई अभी भी बहुत ज्यादा कठिनाइयों से गुजर रही है, बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। जब पास जाके देखता है तो क्या देखता है कि ये बटरफ्लाई की सारी बॉडी फॉर्म नहीं हुई थी, कुछ कुछ बॉडी अभी भी फॉर्म नहीं हुई है, एंड नाउ दैट बटरफ्लाई इज नॉट इन द पोजिशन कि वो बाहर आ सके, नॉर इज इन द पोजिशन कि वो उड़ सके। अब वो बटरफ्लाई फंस गई है। तो समझने की बात क्या है, मॉरल क्या है हमारा यहाँ पे, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जो मेहनत आपको करनी है, जो कठिनाइयों से आपको गुजरना है, जो तकलीफों से आपको गुजरना है, वो आपको गुजरना पड़ेगा, वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चाहे आपको कोई शॉर्टकट बता दे तो भी इट विल नॉट हेल्प यू, इट विल नॉट रिजल्ट यू इन अ सक्सेस स्टोरी ऑफ यू। अगर आपको अपनी सक्सेस स्टोरी लिखनी है तो आपको उसके अंदर लिखना होगा कि आपने कौन सी डिफिकल्टीज को फेस करा है, किन किन प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम करके उस जगह तक पहुंचे हो, उस मुकाम तक पहुंचे हो। तो वो बटरफ्लाई को इस आदमी ने हेल्प तो कर दिया शॉर्टकट देके, बट वो बटरफ्लाई उसका बेनिफिट रीप नहीं कर पाई, उसको आसानी नहीं हुई, बल्कि उसकी कठिनाइयां और बढ़ गई क्योंकि उसके बॉडी पार्ट्स ही फॉर्म नहीं हुए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट जो तकलीफ, जो मेहनत, जो परिश्रम, जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स, जो स्टडी के इतने लंबे 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 घंटे आपको कुर्सी पे बैठ के बिताने हैं जिससे कि आप निखर कर एक जुडिशियल ऑफिसर बन पाओ, वो करना बहुत जरूरी है। उसको करने के बाद ही आप उस जुडिशियल ऑफिसर की पोजीशन को एंजॉय कर पाओगे। तो आप प्लीज घबराएं नहीं और हताश ना हो, निराश ना हो, बस परिश्रम करते जाएं। परसिस्टेंस इज द की टू सक्सेस। ठीक है, तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। अब आगे बढ़ते हैं और अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज क्वेश्चन नंबर 1, A, by putting Z in fear of grievous hurt, this honestly induces Z to sign or affix his seal to a blank paper and deliver it to A. तो बेसिकली फियर डाला ऑफ ग्रीवियस हर्ट और उसको डिसऑनेस्टली इंड्यूस करा कि वो आपको कोई एक पेपर दे, ब्लैंक पेपर दे, आपको डिलीवर करे और उसके ऊपर उसका साइन है और उसकी सील है। Z ने साइन करा एंड डिलीवर कर दिया इस पेपर को टू A. Here papers or sign may be converted into a valuable security. तो जो ये पेपर है इसको कल को वैल्यूबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है और इससे बेनिफिट्स उठाए जा सकते हैं। क्या ऑफेंस किया है, अगर कोई भी किया है ए ने, और उस आंसर को आप सपोर्ट करें विद द हेल्प ऑफ लॉ एंड रीजनिंग। ये आ गया आपका एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, ये आ गया आपका एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जहाँ पे आपके सामने एक लाइव एग्जांपल रखा गया है कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को ग्रीवियस हर्ट की धमकी दी, डिसऑनेस्टली उसको इंड्यूस किया कि वो कोई भी साइन करे, सील अपनी ठप्पा लगा के आपको एक पेपर दे जिसको कल को जाके आप वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। कौन सा ऑफेंस हुआ है? स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज ग्रेड 3 का मेंस का एग्जामिनेशन का पेपर क्वेश्चन है ये 2014 का। तो हियर वी आर डीलिंग विद ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डिफरेंट स्टेट्स के हम उठा रहे हैं जिससे कि हमें ग्लिम्स हो, हमें एक आइडिया हो कि डिफरेंट स्टेट्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इससे पहले कि हम लोग इसका आंसर लिखें, हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट में जाएंगे और कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऑफेंस हो रहा है एक्सटॉर्शन का। सेक्शन 383 बताता है कि एक्सटॉर्शन क्या होता है और क्या कहता है, सेक्शन की लैंग्वेज क्या है कि कोई अगर इंटेंशनली आपको फियर देता है किसी इंजरी का, या तो खुद की इंजरी या फिर किसी और की, और डिसऑनेस्टली आपको इंड्यूस करता है कि आप डिलीवर करो कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कुछ भी जो साइंड है और सील्ड है और उसको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। हमारा क्वेश्चन इसी चीज को डील करता है कि आपको इंटेंशनली फियर किया कि आप इंजरी हो जाएगी, ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाएगा, और डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया कि आप कोई भी एक पेपर, ब्लैंक पेपर पे साइन सील करके दे जिसको कल को जाके वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक लीगल राइट है जो सेक्शन 30 हमारा बात करता है वो क्या है? लीगल राइट रियलाइज हो रहा है, एक्सटिंग्विश हो रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो किसी भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी से रिलेटेड लीगल राइट। ठीक है, तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी हमारा सेक्शन 30 में दिया गया है और उससे रिलेटेड कोई भी लीगल राइट हो रहा है तो वो इन सब चीजों से हो सकता है। अब
जब हम ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी की बात करते हैं और हम एक्सटॉर्शन की बात करते हैं, सेक्शन 383 की बात करते हैं, तो क्या कहते हैं, सेक्शन की लैंग्वेज, बेयर एक्ट की लैंग्वेज ये है कि कोई भी अगर इंटेंशनली किसी पर्सन को फियर में डालता है, खुद की या फिर किसी और की बॉडी की, और उसको इंड्यूस करता है कि वो कोई प्रॉपर्टी दे, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे, या कोई भी ऐसी चीज दे जिसको कल को जाके किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, कल को जाके एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो एक्सटॉर्शन का ऑफेंस होता है। इंग्रेडिएंट्स क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, आप रॉन्गफुली ऑब्टेन कर रहे हो कंसेंट को, आप किसी के कंसेंट को, किसी की रजामंदी को गलत तरीके से ऑब्टेन कर रहे हो, उसकी फ्री कंसेंट नहीं है, आप उसके ऊपर कोर्जन कर रहे हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हो। जो भी प्रॉपर्टी आपने ऑब्टेन करी है, इट इज नॉट लिमिटेड टू थेफ्ट ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, बल्कि यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में भी हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं थेफ्ट की, तो थेफ्ट होता है मूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड, बट जब हम एक्सटॉर्शन की बात करते हैं तो किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स की बात भी हो सकती है, तो यहाँ पे आप इमूवेबल प्रॉपर्टी से भी रिलेट कर सकते हो। आप एक्सटॉर्शन के अंदर किसी के ऊपर इंटेंशनली दबाव डाल रहे हो कि मैं तुझे या फिर तेरे किसी चाहने वाले को, किसी इंटरेस्टेड पर्सन को इंजरी कॉज कर दूंगा, तो यहाँ पे एक एलिमेंट है ऑफ फोर्स, एलिमेंट ऑफ फोर्स इज देयर, जबकि हम बात करें अगर थेफ्ट की तो वहां पे एलिमेंट ऑफ फोर्स नहीं होता है, ठीक है। अब आप किसी पर्सन को फियर में डाल रहे हो किसी इंजरी का, अब फियर किस नेचर का होना चाहिए, इस नेचर का होना चाहिए कि आप सामने वाले के मन में और दिमाग में हड़बड़ी कर दो, अनसेटल कर दो उसको, और उसको समझ ना आए कि मैं क्या करूं, और वो अपनी रजामंदी से नहीं बल्कि जोर दबाव से किसी की धमकी के अंदर आके कोई एक्शन ले ले। तो जो वो टेरर होता है, जो वो घबराहट आप पैदा करते हो, जो नर्वसनेस आप पैदा करते हो, वो आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर आप उसको इंड्यूस कर रहे हो कि वो कोई भी प्रॉपर्टी को डिलीवर कर पाए आपको, ठीक है। डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहे हो कि वो कोई भी प्रॉपर्टी को आपको डिलीवर कर पाए, तो बेसिकली डिलीवरी जो पर्सन की हो रही है वो जरूरी है कि वो अंडर फियर होनी चाहिए, जिससे कि आप एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर सको। तो जब भी कोई पर्सन ऑफर करता है आपको, कोई ऐसी डराता है, कोई ऐसी घबराहट पैदा करता है आपके मन में, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, आप उसको घबराहट में आके कोई चीज दे देते हो, तो हम क्या बोलते हैं कि एक्सटॉर्शन हो जाए। बट एक्सटॉर्शन कंप्लीट नहीं होता जब तक एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती, जैसे ही एक्चुअल डिलीवरी होगी आपका एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब एक बार देखें समझने के लिए कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में क्या फर्क होता है। थेफ्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, टेकिंग वर्ड का इस्तेमाल होता है, और एक्सटॉर्शन में गिविंग होता है। तो बेसिकली थेफ्ट में जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे कोई चीज को उठा के लेके जा रहे हैं, वो चोरी हो गई, वो थेफ्ट हो गया। बट एक्सटॉर्शन में आप किसी को इंड्यूस कर रहे हो डरा धमका के कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे खुद से डिलीवरी दे, गुड्स की डिलीवरी दे, तो वो क्या हो रहा है, एक्सटॉर्शन। एग्जाम्पल के लिए, ए वेंट टू बीज हाउस, वहां पे एक राडो की वॉच पड़ी थी टेबल पे, ए ने वो घड़ी को उठाई, अपनी जेब में डाली और अपने घर वापस आ गया, तो ये क्या हो गया, थेफ्ट का ऑफेंस हो गया। यहाँ पे टेकिंग हो गया विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो गया, ओके। एक्सटॉर्शन में क्या हो रहा है, ए ने धमकी दी कि मैं तुम्हारे बच्चे को रॉन्गफुली कन्फाइन कर दूंगा, अपने कब्जे में रखूंगा, और सामने वाले बंदे को इंड्यूस किया कि वो एक ब्लैंक चेक को साइन करे और आपको डिलीवर कर दे, तो ये क्या हुआ, एक्सटॉर्शन हो गया। तो टेकिंग और गिविंग, इन दो वर्ड्स का डिफरेंस हमें ध्यान रखना है जब हम थेफ्ट और एक्सटॉर्शन की बात कर रहे हैं। डिस्टिंक्शन कर लेते हैं। प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन इज मूवेबल, जो हमारी थेफ्ट में जो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है, बट एक्सटॉर्शन में मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज की बात हो सकती है। यहाँ पे हम विदाउट कंसेंट ऑफ ओनर प्रॉपर्टी को ले रहे हैं, यहाँ पे हम सामने वाले को फियर के अंदर डाल रहे हैं इंजरी के, और उससे प्रॉपर्टी को डिलीवर करा रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टी इज टेकन विद इन द नॉलेज ऑफ द ओनर, यहाँ पे थेफ्ट के अंदर हम विद इन द नॉलेज ऑफ द ओनर उस प्रॉपर्टी को लेते हैं, यहाँ पे हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे फोर्स का इस्तेमाल नहीं होता है। थेफ्ट में कुछ मूवमेंट जरूरी है, जबकि मूवमेंट इज नॉट इसेंशियल जब हम बात कर रहे हैं एक्सटॉर्शन की। यहाँ पे कोई भी डिलीवरी नहीं हो रही है बाय द ओनर, क्योंकि हम तो यहाँ पे टेक अवे कर रहे हैं प्रॉपर्टी को। हाउएवर एक्सटॉर्शन में डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी इज थ्रू द ओनर हिमसेल्फ।
अब एक बार डिफरेंशियल बेसिस के हिसाब से देख लेते हैं। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ रहा है थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच में डिफरेंस करना है, और अगर आप टेबल के फॉर्म में लिख के आते हैं तो आपको डिफरेंशियल बेसिस जरूर लिख के आने हैं। इससे पेपर चेकर को ये समझ आता है कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, आपको पता है कि क्या हो रहा है और किस बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो सबसे पहला है कि सेक्शन कौन सा है। सेक्शन 378 बात करता है थेफ्ट की और 383 बात करता है एक्सटॉर्शन की। तो बेसिकली फर्स्ट डिफरेंस हो गया आपके सेक्शन का। कंसेंट की बात करें तो कोई कंसेंट ऑब्टेन नहीं किया जाता थेफ्ट में, क्योंकि यहाँ पे आप टेकिंग कर रहे हो प्रॉपर्टी की। बट एक्सटॉर्शन की बात करें तो वहां पे आप किसी के कंसेंट को रॉन्गफुली ऑब्टेन करते हो। थेफ्ट में प्रॉपर्टी जिसकी बात हो रही है वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी है, बट एक्सटॉर्शन में मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों की बात हो रही है। फोर्स की कोई भी जरूरत नहीं है, फोर्स की कोई भी जगह नहीं है जब हम बात करते हैं थेफ्ट में, बट एक्सटॉर्शन में फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सामने वाले को डरा धमका के आप प्रॉपर्टी को लेते हो। फैक्टर ऑफ फियर, यहाँ पे कोई भी फियर नहीं है, बट एक्सटॉर्शन में फियर फैक्टर डज एग्जिस्ट। स्कोप, बहुत ही नैरो स्कोप है हमारे थेफ्ट का, क्योंकि ये कवर करता है सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी को। बट जब हम बात करते हैं एक्सटॉर्शन की तो इसका जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड स्कोप है, क्योंकि ये हमारी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों को कवर करता है। और ये कवर करता है किसी भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को या फिर किसी ब्लैंक पेपर को भी जिसको आप साइन या सील कर रहे हैं और कल को जाके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। इफेक्ट क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली रिमूव की जा रही है, बट यहाँ पे प्रॉपर्टी डिलीवर करी जा रही है अंडर द फियर ऑफ इंजरी। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं कन्वीनियंस के लिए, समझने के लिए। अगर ए थ्रेटन करता है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट कुछ डेफोमेटरी स्टेटमेंट को पब्लिश कर दूंगा जो कि कंसर्न करता है जेड को, जब तक जेड उसको कुछ पैसे ना दे दे, यहाँ पे ए उसको इंड्यूस कर रहा है फियर इन ऑर्डर कि जेड उसको कुछ पैसे दे। देयरफॉर क्या ऑफेंस हुआ है, एक्सटॉर्शन का ऑफेंस हुआ है। आप डरा धमका के उससे डिलीवरी करा रहे हो ऑफ मनी। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, अगर एक्स कुछ क्लबमेट को भेजता है जिससे कि वो जेड को डराए धमकाए, जब तक जेड साइन ना कर दे और कोई बॉन्ड को ना साइन करके दे दे, यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है, ऑफेंस कर रहा है ऑफ एक्सटॉर्शन, क्योंकि वो डिलीवरी करा रहा है बाय इंड्यूसिंग हिम, बाय पुटिंग हिम अंडर द फियर। ठीक है, अगर एक्स थ्रेटन करता है जेड को कि वो उसके बच्चे को रॉन्गफुली कन्फाइन कर देगा जब तक वो उसको कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रोमिसरी नोट को साइन ना करके दे और उसको डिलीवर ना करे, यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है, ऑफेंस कर रहा है ऑफ एक्सटॉर्शन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को इंड्यूस कर रहे हो कि वो कोई प्रॉपर्टी को डिलीवर करे आपको और आप उसको फियर के अंदर डाल रहे हो, और ये प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी हो सकती है, तो आप क्या कर रहे हो, ऑफेंस कर रहे हो ऑफ एक्सटॉर्शन। ओके, अब हमारा आंसर हमारे क्वेश्चन में क्या था कि किसी ने किसी को जबरदस्ती क्या करा, जबरदस्ती इंड्यूस किया, ग्रीवियस हर्ट कॉज करके इंड्यूस किया, फियर डाला ग्रीवियस हर्ट का और उससे कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी ले ली। तो ए हैज कमिटेड, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में अपना आंसर लिख देते हैं। मैं आपको हमेशा ये बताती हूँ कि आपको अपना आंसर को विजिबल रखना है। विजिबिलिटी ऑफ आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हो सकता है आपका पेपर चेकर सारा का सारा आंसर ना पढ़े, तो आपको उसको आंसर को दिखाना है, अपरेंट ऑन द फेस ऑफ इट दिखाना है। कहीं ये ना हो कि वो बेचारा इतने बड़े आंसर में ढूंढता रह जाए कि कहना क्या चाहते हो। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन व्हिच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 383 व्हिच इज एज अंडर। फिर आपने एक्सटॉर्शन को समझा दिया कि कोई भी अगर इंटेंशनली किसी को फियर में डालता है इंजरी का, या तो उसकी या फिर किसी और पर्सन की, डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है उसको कि वो डिलीवर कर दे कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फिर कुछ भी जो साइंड है और सील्ड है जिसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वो क्या कर रहा है, ऑफेंस कर रहा है एक्सटॉर्शन का। तो आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये बैराक की लैंग्वेज है। अगर आपको बैराक की लैंग्वेज याद है तो बहुत बढ़िया, आप प्लीज उसको आंसर में लिख के आए, दैट विल हेल्प यू स्कोर बेटर। अगर आपको याद नहीं है, जितना याद है, जो एसेंशियल वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको जरूर लिख के आए अपने पेपर में। As mentioned in the question, the paper signed may be converted into a valuable security. A has committed the offense of extortion. अब हमने क्या किया, हमने लिखे केस लॉस।
in R.S. Nayak versus A.R. Antule and another 1986 SCR 2621। यहाँ पे मैंने साइटेशन लिखी है, बट अगर आप लोगों को याद ना हो तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज डू नॉट गेट नर्वस कि ओहो मेरे को तो साइटेशन याद नहीं है। इट इज फाइन इफ यू डू नॉट रिमेंबर द साइटेशन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन इन सेक्शन 383 आर, सबसे पहले कि अक्यूज को आपने फियर ऑफ इंजरी में डाला, खुद की या फिर किसी और पर्सन की। ये जो आपने उसको फियर में डाला ये इंटेंशनली हुआ, और यहाँ पे आपने उसको इंड्यूस किया इस फियर में डाल के कि वो डिलीवर कर पाए कोई प्रॉपर्टी, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कोई भी ऐसी चीज जो साइंड है, सील्ड है, जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो AR अंतुले के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंग्रेडिएंट्स दिए, एसेंशियल एलिमेंट्स दिए, जिसको हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो हमने ये अपने आंसर में लिख दिया। उसके बाद सच इंड्यूसमेंट मस्ट बी डन डिसऑनेस्टली, जब तक वो पर्सन डिलीवर नहीं कर देगा इस प्रॉपर्टी को, इट मस्ट अपीयर दैट ही हैज हेल्ड out some threat to do what he is legally bound to do in future. If all that a man does is to promise to do a thing which is not legally bound to do and says if the money is not paid to him he would not do that thing, such act would not amount to extortion. तो आपको ये भी लिखना जरूरी है कि क्या एक्सटॉर्शन नहीं होगा। तो अगर कोई वो प्रॉमिस कर रहा है बट कुछ डिलीवर नहीं कर रहा है, दैट विल नॉट अमाउंट टू एक्सटॉर्शन। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट ने तासिम एंड नदर वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली ऑन 24 मार्च 2014 क्या कॉन्स्टिट्यूट किया कि अगर आपको एक्सटॉर्शन करना है तो इट इज नॉट इनफ कि रॉन्ग डूअर जो है हैड डन हिज पार्ट, इट मस्ट प्रोड्यूस द रिजल्ट आल्सो। इफ इट फेल्स टू प्रोड्यूस द रिक्विजिट इफेक्ट द एक्ट वुड रिमेन ओनली एट द स्टेज ऑफ अटेम्प्ट। तो बेसिकली यहाँ पे डिलीवरी होना जरूरी है। अगर डिलीवरी नहीं हुआ बट सिर्फ आपने इंड्यूस किया उसको और थ्रेट किया बट उसने सामने से डिलीवर नहीं किया, तो यहाँ पे अकम्प्लिश नहीं हुआ आपका ऑफेंस, ये अटेम्प्ट की स्टेज पे ही रह जाएगा। तो आपने देखा हमने 2 केस लॉस में लिख दिए हैं अभी तक आंसर के अंदर। अब हमें तीसरा आंसर में भी केस लॉ पता है तो हम क्यों ना लिखें, जितने पता है उतने लिख दो, जितने नहीं पता कोई बात नहीं, मिनिमम 2 जरूर लिख के आइएगा। पेपर में टाइम को भी जरूर ध्यान में रखिएगा, कितना टाइम आपको एक क्वेश्चन पेपर पे लगाना है, एक आंसर पे लगाना है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेसर्स GIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में क्या बोला कि बेयर रीडिंग ऑफ दिस सेक्शन इंडिकेट करता है कि ऑफेंस कमिट होता है जब कोई बंदा इंटेंशनली पुट करता है दूसरे बंदे को इन फियर ऑफ एनी इंजरी, जिससे कि वो खुद को हो या फिर किसी और पर्सन को हो, और उसको डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है कि वो डिलीवर कर सके कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फिर कुछ भी जो साइंड है और सील्ड है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ऐसे एक्ट को आप एक्सटॉर्शन कहते हो, यही बात बोली है बॉम्बे हाई कोर्ट ने GIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के केस में। ठीक है, तो आपने देखा हमने आंसर में सबसे पहले अपना पॉइंट लिख दिया जो हमारा आंसर था कि एक्सटॉर्शन हुआ है। दूसरा हमने उसके बेयर एक्ट को समझा दिया। तीसरा हमने 3 केस लॉस के माध्यम से एसेंशियल इंग्रेडिएंट समझा दिए कि क्या होना जरूरी है। तो दिस वाज वन ऑफ द सैम्पल आंसर्स कि आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। यू मे हैव योर ओन वे ऑफ राइटिंग एन आंसर, इट इज परफेक्टली फाइन। आप ये मत सोचिए कि आपको इसी को कॉपी पेस्ट करना है, बिल्कुल नहीं करना है। दिस आंसर इज ओनली गिवन टू यू सो दैट आप लोगों को एक डायरेक्शन मिले, आप लोगों को की एक किक स्टार्ट हो, जिससे कि आप मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू करें। अब डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि ए कमिट करता है हाउस ट्रेसपास बाय मेकिंग अ होल थ्रू द वॉल ऑफ जेड्स हाउस एंड पुटिंग हिज हैंड थ्रू द अपर्चर। व्हाट इज द ऑफेंस कमिटेड बाय ए? तो ए एक हाउस ट्रेसपास कमिट करता है जहाँ पे वो एक होल करता है जेड के घर की वॉल में और उसके थ्रू अपना हैंड डालता है। क्या ऑफेंस किया है ए ने? अगेन अ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। अब ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? वेस्ट बंगाल जुडिशरी के मेंस एग्जामिनेशन में 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखें कैसे मैं आपके सामने डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। पहले हमने क्या किया था, हम लोगों ने किया था हिमाचल प्रदेश का क्वेश्चन, अब हम कर रहे हैं वेस्ट बंगाल का क्वेश्चन। तो सारी स्टेट्स को हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने मेंस की सीरीज में। कोई भी एक स्टेट के ऊपर ये स्पेसिफिक नहीं है, बट आप क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो कि किस तरीके से डिफरेंट स्टेट के पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले कि हम इसका आंसर लिखें, हम क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे इसका कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हाउस ब्रेकिंग के ऊपर। हाउस ब्रेकिंग का जो सेक्शन होता है वो सेक्शन हमारा 445 है। और हाउस ब्रेकिंग में क्या क्या लिखा गया है?
अगर आप कोई भी पैसेज बना रहे हो अपने लिए या फिर अपने अबेटर के लिए, अगर वो पैसेज ऐसा है जो इंटेंट नहीं है फॉर ह्यूमन एंट्रेंस, आप किसी के घर में एंटर करते हो उसको हाउस ब्रेकिंग कहते हैं, या फिर ऐसा पैसेज है जो कि अनइंटेंडेड है ऑक्यूपायर के लिए कि वो ओपन नहीं करता, या फिर आप किसी ताले को खोल देते हो, या फिर आप क्रिमिनल फोर्स के थ्रू, असॉल्ट के थ्रू, थ्रेट के थ्रू किसी के घर के अंदर घुस जाते हो, या फिर आप कोई भी ऐसा रास्ता जिसको किसी वस्तु के थ्रू, किसी डिवाइस के थ्रू बांधा गया है, आप उसको अनफास्टन कर देते हो और एंट्री कर देते हो किसी के घर के अंदर, तो आप करते हो ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग। तो ये 6 तरीके दिए गए हैं जिसके थ्रू आप हाउस ब्रेकिंग कर सकते हो। हाउस ब्रेकिंग की बाय नाइट अगर होता है तो 446 होता है। 446 का क्या मतलब हो गया, बेसिकली इन 6 में से जो हम लोगों ने हाउस ब्रेकिंग में 445 में पढ़ा, उन 6 में से अगर आप कोई भी चीज करते हो सनसेट के बाद और सनराइज से पहले, तो आप हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट में चले जाओगे। ठीक है। हाउस ट्रेसपास एक एग्रीवेटेड फॉर्म है, अगर वो वायलेंटली, हाउस ट्रेसपास बेसिकली आप किसी के घर के अंदर घुस जाते हो उसकी परमिशन के बिना, अगर उसका एग्रीवेटेड फॉर्म देखें तो वो क्या होगा, हाउस ब्रेकिंग, जो कि 445 में है, या फिर 446 में हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट होगा उसका एग्रीवेटेड फॉर्म। ठीक है। हाउस ब्रेकिंग बेसिकली अब बैराक की लैंग्वेज अगर देखें तो क्या कहती है कि अगर एक पर्सन हाउस ब्रेकिंग करता है और वो कमिट करता है हाउस ट्रेसपास और वो इफेक्ट करता है अपनी एंट्रेंस को इन द हाउस और एनी पार्ट ऑफ इट इन द 6 वेज जो कि हमने डिफाइन किए थे, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस करे थे, और इफ बीइंग द इन द हाउस और एनी पार्ट ऑफ इट फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस और हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस देयरऑफ, ही क्विट्स द हाउस इन एनी ऑफ दी 6 वेज। या तो वो एंटर करता है इन 6 तरीकों से, या फिर वो क्विट करता है, मतलब घर से बाहर जाता है 6 तरीकों से, तो हम क्या कहेंगे, हाउस ब्रेकिंग हो रही है। हाउस ब्रेकिंग के वो 6 तरीके हम लोगों ने पढ़े। एग्रीवेटेड फॉर्म है क्रिमिनल ट्रेसपास का, क्या 6 तरीके हैं एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगर वो किसी भी पैसेज मेड बाय द हाउस ब्रेकर हिमसेल्फ, खुद के लिए कोई रास्ता बनाता है, कोई सुरंग बनाता है, या फिर कोई ऐसा रास्ता जो कि यूज नहीं किया जाता उस घर वालों के लिए और वो यूज करता है, ठीक है, या फिर वो क्या करता है, ओपन कर देता है कोई ऐसा रास्ता जो कि जो घर वाले हैं उन्होंने बंद किया हुआ है, कोई ताले को खोल देता है, क्रिमिनल फोर्स से एंट्रेंस करता है, या फिर एंटर करता है, क्विट करता है कोई भी ऐसा पैसेज जहाँ पे ताला लगाया हुआ है, वहां पे रस्सी बांध के उसको फास्टन किया गया है, उसको वो खोल देता है। फास्टन इम्प्लाई करता है कोई भी ऐसी चीज जिसको बंद किया गया है, आप उसको पुश करके उस डोर के शटर को तोड़ के अगर आप घर के अंदर घुस जाते हो तो आप हाउस ब्रेकिंग कर रहे हो। तो बेसिकली इफ यू आर एंटरिंग और यू आर क्विटिंग, यू आर गोइंग आउट, ईदर ऑफ इट इफ यू आर डूइंग इट, यू आर डूइंग द ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग। ठीक है। पहले 3 तरीके आर द वन इन विच एंट्री इज इफेक्टेड बाय यूजिंग पैसेज व्हिच इज नॉट एन ऑर्डिनरी मींस ऑफ एंट्री और एग्जिट, एंड लास्ट 3 तरीके ऐसे हैं जिसके अंदर फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो कोई भी एंट्री ऑफ एनी पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी अपने आप में सफिशिएंट होगा कि आप कॉन्स्टिट्यूट कर सके हाउस ब्रेकिंग। क्या ध्यान रखना है, एंट्री ऑफ एनी पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, जब हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं जो वेस्ट बंगाल में 2015 में पूछा गया है, उसमें उसने अपने हैंड को एंटर करा है, उसने अपने हैंड को एंटर किया है, तो जस्ट मेयरली एंटरिंग द हैंड आल्सो वुड कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग अंडर सेक्शन 445। अब क्या देखना है, होता क्या है कि सबसे पहले ट्रेसपास होता है, सीरीज कैसे होते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, ट्रेसपास होता है, फिर हाउस ट्रेसपास होता है और उसके बाद हाउस ब्रेकिंग होता है, जो इन 6 तरीकों से किया जा सकता है। हाउस ट्रेसपास का एग्रीवेटेड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, हम हाउस ब्रेकिंग कहते हैं, और ये थोड़ा सा सीरियस ऑफेंस है। और जब हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट होता है, सनसेट के बाद और सनराइज से पहले होता है, तो उसको 446 के अंदर कवर किया जाता है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। ठीक है। तो बेसिकली हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट क्या हुआ, कोई भी इंसान जो कि कमिट करता है हाउस ब्रेकिंग सनसेट के बाद और सनराइज से पहले, क्या कहा जाता है कि वो हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट का ऑफेंस कर रहा है। पनिशमेंट की अगर हम बात करें, क्रिमिनल ट्रेसपास की पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 447 में, जो है 3 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट और जुर्माना देना पड़ सकता है 500 रुपए तक का, या फिर दोनों। हाउस ट्रेसपास की अगर हम पनिशमेंट की बात करें, 448 में दी गई है, जो है 1 साल की इम्प्रिजनमेंट, जुर्माना भी देना पड़ सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है। हाउस ट्रेसपास की अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो 448 में हमारी पनिशमेंट दी गई है 1 साल तक की, अगर आप सामने वाले की डेथ कॉज करते हो, और 449 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 10 साल तक की। अगर कोई ऐसा ऑफेंस कॉज करते हो जिसमें आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होगी, तो आपको सेक्शन 450 के अंदर
कितनी लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 ईयर्स की सजा हो सकती है। कोई और अदर इम्प्रिजनमेंट वाला ऑफेंस करते हो तो 451 के अंदर आपको 2 साल तक की सजा, और अगर चोरी हुई है तो 7 साल तक की सजा होगी। और अगर आप क्या कर रहे हो, हाउस ब्रेकिंग कर रहे हो और आपने प्रिपरेशन कर ली है कि आप सामने वाले को हर्ट कॉज करोगे, असॉल्ट करोगे या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करोगे, तो 452 के अंदर आपको 7 साल की सजा हो सकती है। दिस इज जस्ट अ क्विक रिविजन, दिस इज नॉट डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउस ब्रेकिंग या हाउस ट्रेसपास। फॉर दैट आप लोग हमारे फाउंडेशन बैच की, जो कि एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है आईपीसी की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, आप लोग उसको रेफर कर सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास या फिर लर्किंग हाउस ब्रेकिंग। लर्किंग का क्या मतलब है, छुप छुपा के। तो इसकी पनिशमेंट क्या दी गई है 453 के अंदर, 2 साल तक की। अगर कोई भी इंटेंशन है कि आप ऑफेंस कमिट करना चाहते हो जिसकी सजा होगी इम्प्रिजनमेंट की, तो 454 के अंदर 3 साल तक से लेके 10 साल तक की सजा हो सकती है। अगर आप लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग कर रहे हो और आपने इंतजाम कर लिया है, प्रिपरेशन कर लिया है कि कोई भी सामने आया मैं उसका हर्ट कॉज कर दूंगा, असॉल्ट कर दूंगा या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर दूंगा, तो 455 के अंदर 10 साल तक की सजा आपको हो सकती है। अगर आप ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हो तो 459 के अंदर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल की सजा हो सकती है। लर्किंग हाउस ट्रेसपास या फिर हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट की अगर हम बात करें, पनिशमेंट दी गई है 456 में, जो कि 3 साल की है। अगर आप कोई भी ऑफेंस करते हो जिसमें पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट की, तो 457 के अंदर आपको 5 साल से लेके 14 साल तक की सजा हो सकती है अगर थेफ्ट होता है। अगर आपने प्रिपरेशन कर ली है कि आप सामने कोई आया, आप उसकी हर्ट कॉज कर दोगे, असॉल्ट कर दोगे या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर दोगे, तो 458 के अंदर आपको 14 साल की सजा भी हो सकती है। अगर जॉइंट पनिशेबल की बात करें, जॉइंटली पनिशेबल डेथ और ग्रीवियस हर्ट के साथ, तो आपको अगर आप इनमें से किसी भी एक को कॉज कर देते हो तो 460 सेक्शन के अंदर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 साल की सजा हो सकती है। ठीक है, सो दीज आर ऑल बेयर एक्ट की लैंग्वेज, दीज आर ऑल बेयर एक्ट के सेक्शंस जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं, जिससे कि आप लोग इनको एक क्विक रिवीजन कर लें अपने आंसर राइटिंग से पहले और आप लोगों को हेल्प हो जाए, जिससे कि आपको बेयर एक्ट दोबारा ना खोलनी पड़े। 461 में अगर आप कोई भी डिसऑनेस्टली ब्रेक ओपन करते हो ऐसे कंटेनर को जहां पे कोई प्रॉपर्टी रखी गई है जो कि बंद किया गया है, 2 साल तक की सजा हो सकती है। और अगर कोई भी ऐसा पर्सन जिसके ऊपर इंटरेस्ट किया गया है इस चीज को, वो ऐसी चीज को खोल देता है, तो उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है सेक्शन 462 के अंदर। ठीक है, 447 में हमने बात करी पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होती है, वो हो सकती है 3 महीने तक की और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ठीक है, 448 के हमने अंदर बात करी कि हाउस ट्रेसपास की आपकी पनिशमेंट कितनी हो सकती है, 1 साल तक की और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ठीक है, अब हम कुछ केस लॉस को भी डिस्कस कर लेते हैं। जब हम इस सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, हाउस ब्रेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रेसपास के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि कुछ केस लॉस की भी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो प्रेम बहादुर राय वर्सेस स्टेट, कोर्ट ने क्या बोला कि अनलेस एक्टिव स्टेप्स लिए जाते हैं बाय द अक्यूज्ड कि वो अपनी प्रेजेंस को कंसील करे, कोई भी चार्ज नहीं फ्रेम किया जा सकता 443 के अंदर। बेसिकली इंग्रेडिएंट्स ऑफ लर्किंग हाउस ट्रेसपास को आपको इस्टेब्लिश करना, प्रूव करना जरूरी है। जो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं कि सामने वाला बंदा ट्रेसपास कर रहा है या फिर हाउस ट्रेसपास कर रहा है और अपनी इस चीज को कंसील कर रहा है किसी और से जिसके पास राइट है कि वो इसको बाहर निकाल सकता है। Therefore, hiding in a porch behind a tree would fall within this section of and trespasser under the section 453। और उसको कितनी पनिशमेंट हो सकती है, 2 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब एक और केस को डिस्कस करते हैं, पुलभोटला चिन्हैया केस। इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या बोला कि ब्रेकिंग ओपन ऑफ अ कैटल शेड इन विच एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स आर केप्ट वुड आल्सो अमाउंट टू हाउस ब्रेकिंग। तो एक ऐसी कैटल शेड जहां पे एग्रीकल्चर की चीजों को रखा गया है, वो भी अपने आप में हाउस ब्रेकिंग कहलाया जाएगा। फर्दर अगर आप इसके अंदर होल करते हो किसी वॉल के अंदर, किसी विंडो के अंदर, जिससे कि आप उस घर के अंदर घुस सको, या फिर आप जो गार्ड है, डोर कीपर है, उसको असॉल्ट करते हो, मारते पीटते हो, ये सब भी हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस बनाएगा और आपको पनिशमेंट हो सकती है 2 साल तक की और जुर्माना भी हो सकता है अंडर सेक्शन 453। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट की बात करें तो सनसेट के बाद और सनराइज से पहले अगर कोई भी करता है तो उसको कितनी सजा हो सकती है, 3 साल तक की सजा और जुर्माना भी देना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 456। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें क्या लिखना है। जब हमने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर लिया है तो अब हमें करना है आंसर राइटिंग। तो
सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, अपना आंसर लिख देंगे कि ए ने कौन सा ऑफेंस किया है, हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस किया है, जो कि सेक्शन 445 के अंदर डिफाइंड है। एक पर्सन इज सेट टू कमिट हाउस ब्रेकिंग, जो हाउस ट्रेसपास करता है और अपनी एंट्रेंस को इनटू द हाउस और एनी पार्ट ऑफ इट 6 वेज के अंदर करता है, जो कि डिस्क्राइब करे गए हैं। बीइंग इन द हाउस और एनी पार्ट ऑफ इट फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, या फिर कमिटेड एन ऑफेंस देयरइन ही क्विट्स द हाउस और एनी पार्ट ऑफ इट इन सच 6 वेज। तो बेसिकली या तो वो अपनी एंट्रेंस कर रहा है इस 6 तरीकों से, या फिर ऑफेंस करने के बाद वो बाहर निकल रहा है इस 6 तरीकों से, तो हम क्या कहेंगे, ऑफेंस हो रहा है ऑफ हाउस ब्रेकिंग। ये 6 तरीके हमने डिस्कस कर ले। सबसे पहले वो एंटर करता है या क्विट करता है एक पैसेज में जो कि उसने खुद से बनाया है बेटर के लिए, इन ऑर्डर टू कमिटिंग एन हाउस ट्रेसपास। सेकेंडली, वो एंटर करता है, क्विट करता है एक ऐसे पैसेज से जो कि इंटेंडेड नहीं था फॉर एनी पर्सन अदर देन हिमसेल्फ और अ बेटर फॉर ह्यूमन एंट्रेंस। और या फिर वो ऑब्टेन करता है बस स्केलिंग या क्लाइंबिंग ओवर एनी वॉल, वो छत चढ़ के आ रहा है, ऐसा कुछ भी कर रहा है तो भी वो हाउस ब्रेकिंग के अंदर आ जाता है। थर्डली, वो एंटर करता है, क्विट करता है कोई भी ऐसा रास्ता और ओपन करता है जो कि जरूरी नहीं था जिसको खोला जा सके। ऑक्यूपायर जो है, घर का मालिक जो है, वो नहीं चाहता था कि इसको खोला जाए। फोर्थली, वो कोई भी ताले को खोलता है इन ऑर्डर टू कमिट द ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग या हाउस ट्रेसपास। फिफ्थली, वो एंटर करता है या डिपार्चर करता है क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करके, किसी को असॉल्ट करके, तो भी हम कहेंगे कि ऑफेंस हो रहा है ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास, सॉरी ऑफेंस हो रहा है ऑफ हाउस ब्रेकिंग। या फिर सिक्स्थ हो गया, एंटर करता है, क्विट करता है, कोई भी ऐसे रास्ते को खोलता है जो कि फास्टन था, उसको ब्रेक ओपन करता है, अनफास्टन करता है, तो वो भी हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस हो रहा है। स्टूडेंट्स, अब इन 6 चीजों को, जो 6 तरीके हैं, 6 वेज जिससे आप एंट्री लोगे या फिर एग्जिट लोगे, अगर तो आपको बैराक की लैंग्वेज याद है तो बहुत जरूरी, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। बहुत जरूरी है कि आप लिख के आए। बट अगर बैराक की लैंग्वेज याद नहीं है बट इन 6 पॉइंट्स को याद है तो अपनी लैंग्वेज में भी, सिंपल लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। जरूरी ये है कि आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाए, आप उन इम्पोर्टेंट टर्म्स को जरूर इनकॉर्पोरेट करें, उन इम्पोर्टेंट वर्ड्स को जरूर इनकॉर्पोरेट करें। एक्सप्लेनेशन क्या है, एनी आउट हाउस और बिल्डिंग ऑक्यूपाइड विद द हाउस एंड बिटवीन विद सच हाउस देयर इज एन इमीडिएट इंटरनल कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ द हाउस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। कई घरों के अंदर ये घर होता है और इसके साथ ही एक आउट हाउस होता है, तो ये आउट हाउस को भी हम इस घर के अंदर का पार्ट ही मानेंगे अगर इनके बीच में इंटरनल कम्युनिकेशन चलती रहती है, और हम इसको भी हाउस ब्रेकिंग मानेंगे। जो ये क्वेश्चन है, दिस इज बेस्ड ऑन इलस्ट्रेशन ए ऑफ सेक्शन 445। आप लोग ये देखेंगे कि काफी सारे क्वेश्चंस हमारे इलस्ट्रेशन बेस्ड होते हैं, तो अगर आपको पता है कि वो कौन सी इलस्ट्रेशन बेस्ड है तो जरूर लिख के आइए, उससे एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है और आपने अच्छे से चीज को पढ़ा हुआ है, आपको समझ आया हुआ है कि कौन सी इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन को उठाया गया है। ठीक है, तो अब हमारा आएगा थर्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करूं, एक चीज और जो मैं बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे हमने ऑफेंस बताया, हमने सेक्शन को रेफर करा। अगर आप लोग चाहें और अगर टाइम परमिट करता है एंड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन ये कितने नंबर का क्वेश्चन आया था, आप इसके अंदर केस लॉ जरूर लिख के आइएगा। इनकॉर्पोरेट एड केस लॉज ऑल्सो इफ इट इज फॉर मोर मार्क्स, या फिर आप 2-2 लाइनों में केस लॉ को जरूर लिख के आइएगा। दैट वुड बी माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो कि महाराष्ट्र एडीजे एग्जामिनेशन 2011 में पूछा गया है। अगेन एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, मैं जान के ज्यादा हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ सो दैट आप लोगों को क्लैरिटी रहे कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाए। I will also include certain direct questions for your understanding, but majorly मैं hypothetical situation based questions पे हूँ, जिससे कि आप लोगों को concept clarity रहे, आप लोगों को direction मिले कि आपको कैसे अपने आंसर को attempt करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ए किडनैप करता है बी को, एक माइनर लिविंग with her uncle at Mumbai while she was away for work on the streets of Mumbai. A then उसको lock her up, threatens her and brings her to Pune when she had studied, where she had studied. Okay, तो बेसिकली पहले किडनैप करता है एक लड़की को उसके अंकल के यहाँ से, जब वो मुंबई की सड़कों पे थी जहाँ पे वो काम करने जाती थी। उसके बाद उसको लॉक करता है, ठीक है, उसको किडनैपिंग हो गई, लॉक करता है, रॉन्गफुली कन्फाइन करता है, उसको इंटिमिडेट करता है और फिर उसको पुणे ले आता है जहाँ पे उसने पढ़ाई करी थी। बाद में ए मैनेज करता है कि वो उसके प्रोक्योर कर पाए फॉल्स सर्टिफिकेट, जिससे कि वो उसकी शो कर पाए एज एज अ मेजर गर्ल। तो फॉल्स एंड फैब्रिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट हो रहा है, फॉल्स एंड फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंसेस हो रहा है।
इस स्ट्रेंथ पे सर्टिफिकेट के वो सेरेमनी कर देता है उसके साथ मैरिज की और उसको अपनी बीवी कहलाता है। आफ्टरवर्ड्स ये पता चलता है कि ए हु इज अ हिंदू वाज ऑलरेडी मैरिड, तो बेसिकली बाइगमी का ऑफेंस भी कर रहा है। अब कौन से ऑफेंसेस कमिट करे हैं ए ने? अगर हम बिना कुछ करे समझे तो किडनैपिंग किया है ए ने, किडनैपिंग के बाद उसको रॉन्गफुली कन्फाइन भी किया है, उसके बाद फॉल्स एंड फैब्रिकेट सर्टिफिकेट भी लिया है, उसके बाद उसके साथ बाइगेमी भी करी है, दोबारा शादी भी करी है, क्रिमिनली इंटिमिडेट भी किया है। तो ये सारे ऑफेंसेस हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर लेते हैं। सेक्शन 359 बात करता है कि किडनैपिंग क्या होती है, और जब हम बात करते हैं किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया तो वो 360 के अंदर है, और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन तो वो 361 के अंदर है। तो कोई भी बंदा अगर कन्वे करता है किसी भी पर्सन को इंडिया से कंसेंट के बिना, उसके या फिर उसके गार्डियन के इंडिया की लिमिट के बाहर, तो वो क्या कर रहा है? किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया कर रहा है। अब क्या समझने की बात है, कन्वेइंग का क्या मतलब है? कन्वेइंग का मतलब है उसको ट्रांसपोर्ट करता है खुद से या फिर किसी एजेंट के थ्रू। ट्रांसपोर्टेशन डिसीटफुल वे में भी हो सकता है, डिसऑनेस्ट तरीके से भी हो सकता है, और फोर्सफुल भी हो सकता है। तो किडनैपिंग एक वर्ड डिराइव किया कैसे गया है, किडनैपिंग को ब्रेक करें तो किड और नैपिंग, बेसिकली किड एक बच्चे को अगर आप चुराते हो, चाइल्ड स्टीलिंग अगर हम बोलें तो उसको हम किडनैपिंग कहते हैं। 359 में दो तरीके की किडनैपिंग लिखी गई है। 360 के अंदर किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया लिखी गई है, और 361 के अंदर किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप लिखा गया है। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, अगर कोई भी बंदा कन्वे करता है किसी को भी इंडिया की लिमिट के बाहर उसके कंसेंट के बिना या फिर उसकी लॉफुल गार्डियन के कंसेंट के बिना डिसीटफुल तरीके से करता है, फोर्सफुली करता है, तो वो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया कर रहा है। 360 में इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो बियॉन्ड इंडिया, बियॉन्ड लिमिट्स ऑफ दैट पर्सन, कंसेंट के बिना, या फिर कोई भी उसका लीगली ऑथराइज बंदा जो कि उसका कंसेंट दे सकता था। कन्वे का क्या मतलब है? आप टेक अवे कर रहे हो, कैरी कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो बेसिकली फिजिकल एक्ट हो रहा है यहाँ पे टेकिंग का, एक बंदे को दूसरी जगह विच इज बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। पर्सन मस्ट बी कन्वेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन हु इज कन्वेड, कंसेंट के बिना कर रहे हो बेसिकली, या तो उसके खुद के कंसेंट के बिना या फिर उसके गार्डियन के कंसेंट के बिना। अगर मेजर पर्सन है या फिर मेजर पर्सन है तो उसके कंसेंट के बिना, अगर कोई माइनर या अनसाउंड पर्सन है तो उसके गार्डियन के कंसेंट के बिना अगर आप कर रहे हो, डिसीटफुल तरीके से कर रहे हो, फोर्सफुल तरीके से कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप ऑफेंस कर रहे हो ऑफ किडनैपिंग। कंसेंट बेसिकली फ्री कंसेंट होना जरूरी है। ये वही फ्री कंसेंट है जो हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा है। मिसरिप्रेजेंटेशन, फोर्स, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, इन सब से परे होना चाहिए ये कंसेंट, ठीक है। 360 क्या कहता है? एक्टस रियस एंड मेंस रिया क्या है? जब हम किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया की बात करते हैं तो एक्टस रियस है कि आप एक्ट क्या कर रहे हो? आप कन्वे कर रहे हो, फिजिकल टेकिंग कर रहे हो। और मेंस रिया क्या है? आपका गिल्टी माइंड क्या है, खुराफाती माइंड क्या है कि आप किसी को कंसेंट के बिना, रजामंदी के बिना एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आना चाह रहे हो। तो जब एक्टस रियस और मेंस रिया मिल जाएगा तो आपका ऑफेंस हो जाएगा विच इज अ एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो 361 क्या कहता है? कोई भी बंदा अगर टेक करता है, इंटाइस करता है किसी भी बंदे को जिसकी एज है, जो अगर मेल है तो अंडर 16, अगर फीमेल है तो अंडर 18, या फिर कोई अनसाउंड है, आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द गार्डियन। आप लोगों ने अगर किडनैपिंग पढ़ा है तो आपको पता है कि आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द गार्डियन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर detailed and elaborate discussion on this please refer to our foundation batch classes, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में आउट ऑफ कीपिंग के बारे में बताया है। कंसेंट के बिना कर रहा है, इम्प्लाइड कंसेंट भी हो सकता है, एक्सप्रेस कंसेंट भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है उसके गार्डियन के कंसेंट के बिना कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? ऑफेंस कर रहा है ऑफ किडनैपिंग। पर्पस क्या है इसका? इस सेक्शन का क्या जरूरत थी? तो पर्पस है सोशल वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स, सोशल वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बच्चों को, अनसाउंड लोगों को, उनके गार्डियंस को, और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं लॉफुल गार्डियन के राइट्स को। तो बेसिकली आपको क्या देखना है, जो ये हमारा सेक्शन है ये एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, इसमें अगर मेंस रिया ना भी हो तो भी हम इसमें पनिशेबल ठहराएंगे।
सेक्शन 363 के अंदर पनिशमेंट दी गई है जो कि 7 साल तक की सजा हो सकती है, जेल जाना पड़ सकता है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके बाद एक और चीज देखनी है, अगर कोई बंदा गुड फेथ में ये मानता है कि मैं इस बच्चे का फादर हूँ और फिर वो बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा है, दिस विल बी मेड एज एन एक्सेप्शन, दिस विल बी एन एक्सेप्शन टू द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज आप लोगों के लिए मैंने यहाँ लिखे हैं। आर वर्सेस प्रिंस, टी.डी. वडगम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ये सारे केस लॉज हैं हमारे किडनैपिंग के ऊपर, इनको डिटेल में पढ़ें जरूर। ठीक है, 361 में जब हम लॉफुल गार्डियन से किडनैपिंग कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि कोई भी बंदा अगर टेक करता है या फिर इंटाइस करता है, इंटाइस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, अल्योर करता है, लालच देके उसको अपने प्रति अल्योर करता है। कोई भी माइनर जिसकी एज अगर मेल है 16 साल से कम है, फीमेल है 18 साल से कम है, कोई भी अनसाउंड पर्सन है, अगर उसके गार्डियन की आउट ऑफ कीपिंग हो रही है, मतलब गार्डियन के जो ये पैरामीटर्स है, जो ये उसके एक सर्कल है लक्ष्मण रेखा के बाहर अगर लेके जा रहा है उसके कंसेंट के बिना, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे किडनैपिंग का ऑफेंस हो रहा है। लॉफुल गार्डियन यहाँ पे इंडिकेट करता है कोई भी ऐसा पर्सन जिसको लॉफुली इंटरेस्ट किया गया है उस बंदे की कस्टडी को, जो कि एक माइनर है। एक्सेप्शन हमने बात करी, अगर एक फादर है गुड फेथ में मानता है कि मैं इस बच्चे का फादर हूँ और वो कहीं पे लेके जाता है तो उसको हम एक्सेप्शन में कवर करेंगे। इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हो गए टेकिंग और इंटाइसिंग हो रही है, किसी माइनर या फिर किसी अनसाउंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियन हो रहा है, कंसेंट के बिना हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे किडनैपिंग हो रहा है। पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा 361 का किडनैपिंग के ऑफेंस का, तो ऑब्जेक्ट है कि जो ये टेंडर एज के बच्चे होते हैं उनको रॉन्गफुल चीजों के लिए लोग किडनैप कर लेते हैं। कई माइनर्स को फैक्ट्रीज में काम कराते हैं, कई लड़कियों को माइनर गर्ल्स के साथ प्रोस्टिट्यूशन होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, तो इनको प्रोटेक्ट करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है गार्डियंस के, पेरेंट्स के लॉफुल राइट्स को भी, जिनका राइट है कि वो अपने बच्चों को सुरक्षा रख सके, सुरक्षित रख सके, तो हमें इन सबको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब टेक और इंटाइस की अगर आप बात करो तो टेकिंग में आपको देखना है कि फिजिकल टेकिंग होना जरूरी है। इट डज नॉट इम्प्लॉय दैट फॉर सच टेकिंग देयर शुड बी सम यूज ऑफ फोर्स, जरूरी नहीं है कि फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, आप अल्योर कर सकते हो। किसी बच्चे को अगर आप चॉकलेट दिखा के बार बार अपने पास बुला रहे हो तो आप उसको अल्योर कर रहे हो कि वो आपके पास खुद ब खुद आ जाए। ठीक है, तो टेकिंग बेसिकली ये भी हो सकता है जहाँ पे उस बच्चे को आप खुद से अपने पास बुला रहे हो उसको लालच देके। ठीक है, एक्ट ऑफ द अक्यूज नीड नॉट बी इमीडिएट कॉज, बेसिकली हो सकता है कि रोज आप उस बच्चे को बुलाते हो, आप उसको चॉकलेट दिखाते हो और एक दिन वो बच्चा खुद से आपके पास आ जाता है, दैट इज ऑल्सो टेकिंग। ठीक है, इंटाइसिंग का मतलब है आप उसको अल्योर कर रहे हो, आप किसी बच्चे के अंदर मन में कोई भावना ला रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल आप पार्क में जाते हो, एक बच्चा रो रहा है, ठीक है, वो बच्चा कहता है घर वाले मारते पीटते रहते हैं, अच्छा खाना नहीं देते, और आप बोलते हो आ जाओ बेटा आ जाओ, मेरे घर पे बहुत अच्छा खाना मिलेगा, कोको मेलन भी दिखाऊंगा, पेपा पिग भी दिखाऊंगा, टीवी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो यू आर बेसिकली इल्योरिंग दैट चाइल्ड, यू आर बेसिकली इंटाइसिंग दैट चाइल्ड कि वो अपने फैमिली के, अपने लॉफुल गार्डियन के आउट ऑफ कीपिंग हो जाए, उनके पोजेशन से बाहर निकल के आपके घर खुद से आ जाए। ठीक है, तो इंड्यूसमेंट बेसिकली डिपेंड करता है हर एक बंदे के स्टेट ऑफ माइंड से। अब जब हम एक माइनर लड़की की बात करते हैं, फॉर हर सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर फॉर हर इन्वॉल्विंग इनटू सेक्सुअल रिलेशनशिप्स कैन आल्सो बी एंटाइसिंग। अब आपको क्या देखना है कि कई बार एक सिंगल जेस्चर सफिशिएंट होता है और कई बार मल्टीपल जेस्चर्स का होना जरूरी हो जाता है। एग्जाम्पल, एक लड़की अगर एक ट्रबलसम लाइफ जी रही है, उसको रोज रेगुलरली मारा पीटा जाता है उसकी सौतेली माँ के द्वारा, और वो रेडी है कि भैया मैं तो सुसाइड कर लूंगी, मैं बहुत परेशान हूँ अपनी जिंदगी से, और अगर एक आदमी आता है और उसको बोलता है चलो मैं तुम्हें पिक्चर दिखाने लेके जाता हूँ, अच्छा खाना खिलाता हूँ, अच्छे कपड़े लेके जाता हूँ, दिस वुड ऑल्सो अमाउंट टू इंड्यूसमेंट फॉर हर। सो टेकिंग और इंटाइसिंग होना अपने आप में, इन दोनों में से एक चीज होना जरूरी है। और क्या जरूरी है, कभी कभी इन दोनों का ओवरलैपिंग भी हो जाता है। ठीक है, तो क्या जरूरी है कि इन दोनों में से एक चीज जरूर होनी चाहिए। पूरी की पूरी सीरीज ऑफ एक्ट को जब हम टुगेदर देखेंगे, उसको साथ में पढ़ेंगे, तो हम ये समझेंगे कि यहाँ पे ऑफेंस हो रहा है ऑफ किडनैपिंग।
टेकिंग डज नॉट रिक्वायर कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक लेके जाना चाहिए। अगर आप उस बच्चे को उसके आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द गार्डियन लेके जा रहे हो और क्या हो रहा है उसकी कंसेंट के बिना लेके जा रहे हो, तो वो अपने आप में ऑफेंस हो जाता है किडनैपिंग का। एक और समझने की बात ये है कि किडनैपिंग एक कंटिन्यूअस ऑफेंस नहीं है। जब हम लोग अबडक्शन पढ़ते हैं, अबडक्शन एक कंटिन्यूअस ऑफेंस होता है, बट किडनैपिंग एक कंटिन्यूअस ऑफेंस नहीं है। एग्जाम्पल, अगर एक बंदा दूसरे बच्चे को गार्डियन के बाहर लेके जाता है, तो जैसे ही उसके गार्डियन के बाहर लेके जाता है वैसे ही किडनैपिंग का ऑफेंस हो गया। ठीक है, तो हियर only A can be said to have kidnapped M as G was the lawful guardian, whereas B, C do not take it from the lawful guardian. तो वही बंदा लॉफुल गार्डियन से जो बाहर लेके जाता है वही बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही आप मानोगे कि एक बंदा दूसरे बच्चे को उसके लॉफुल गार्डियन से बाहर लेके जा रहा है। किडनैपिंग का ऑफेंस जो होता है कंटिन्यूअस ऑफेंस नहीं होता। ठीक है, माइनर एंड अनसाउंड पर्सन की अगर हम बात करें तो माइनर की एक एज की जब हम बात करते हैं तो मेल की एज की जब बात कर रहे हैं तो 16 साल से नीचे, और फीमेल की एज की बात जब हम कर रहे हैं तो 18 साल से नीचे की बात हो रही है। ये जो डिफरेंस है एज में, ये क्यों है इंडियन सोसाइटी को देख के? क्योंकि कई बार आप मानते हो कि जो फीमेल्स होती हैं, जो गर्ल चाइल्ड होती हैं, उनके साथ काफ़ी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन का काम होता है, इसीलिए वो लोग बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं, इसीलिए उनकी जो एज है उनको हमने थोड़ा ऊपर रखा गया है। ठीक है, आर वर्सेस प्रिंस एक बहुत ही फेमस केस है इसके ऊपर। यहाँ पे क्या होता है कि अक्यूज्ड एक बोनाफाइड बिलीफ में होता है कि द गर्ल वाज नॉट अ माइनर, बट द गर्ल बीइंग अ माइनर, अक्यूज्ड वाज हेल्ड टू हैव किडनैप्ड द गर्ल। इस केस में बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ गर्ल प्रूव दैट शी इज अ मेजर, बट लेटर ऑन पेरेंट्स प्रूव की जो सर्टिफिकेट है वो फेक था और एक्चुअली वो लड़की जो थी वो माइनर थी। तो हम क्या मानेंगे कि यहाँ पे वो बंदा रिस्पॉन्सिबल था फॉर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग। जब हम एनालिसिस करते हैं सेक्शन 361 की, अनसाउंड माइंड की बात करते हैं, तो अनसाउंड माइंड के जो लोग होते हैं दे आर इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, दे आर इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ डिसीजन फॉर देमसेल्फ। दैट इज वाई हम ये मान के चलते हैं कि इन लोगों को जरूरत होती है इनके लॉफुल गार्डियन की। देयरफॉर अगर अनसाउंड पर्सन है, वो किसी भी एज का है, अगर आप उसको उसके लॉफुल गार्डियन से अलग करते हो और उनके कंसेंट के बिना करते हो, चाहे वो आप कुछ भी टाइम के लिए क्यों ना करो, वो अपने आप में किडनैपिंग का ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, टेम्पररी इंसैनिटी होती है जो एक्सेस अल्कोहल पीने के द्वारा होती है, वो सब कुछ इस सेक्शन के अंदर कवर नहीं की जाती। आउट ऑफ कीपिंग की जब हम बात करती हैं तो कीपिंग जो वर्ड यूज किया गया है, इट इज बेसिकली नॉट पोजेशन। कीपिंग एक क्या होती है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो मेरे को पता है कि मेरा बेटा मेरे घर पे बैठा हुआ है, ही इज इन माई कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, वो मेरे कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में है, मुझे पता है कि वो मेरे घर के बाहर नहीं निकलेगा। अगर मेरा सर्वेंट मेरे से बिना पूछे मेरे बच्चे को कहीं बाहर लेके जाता है, विदाउट माई कंसेंट लेके जाता है, तो दैट वुड बी आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियन एंड दैट वुड अमाउंट टू व्हाट, दैट वुड अमाउंट टू किडनैपिंग। तो कीपिंग एक बहुत ही कंपैटिबल टर्म है जिसको आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से रिलेट कर सकते हो। इट इम्प्लाइज कि आप मेंटेन करते हो, प्रोटेक्ट करते हो, कुछ कंट्रोल होता है आपका अपने बच्चों के ऊपर। ये जो कंट्रोल है ये जरूरी नहीं है कि आपको फिजिकली दिखाई दे, बट ये वहां पे एक इमेजिनरी तरीके से भी होता है। A girl who is staying in a hostel might not be in possession of her parents, but still she is under the protection, maintenance from time to time. Therefore, she is under the lawful keeping of her पेरेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल जहाँ पे एक गर्ल को स्कॉलरशिप मिलती है एंड वो हॉस्टल में रहती है, अपने आप को खुद से मेंटेन करती है। इफ शी गोज टू बॉम्बे फेयर with a person and if she has been taking no money from her home, rather she has been sending money to her parents from her scholarship, she is still within the keeping of her guardian, although possession नहीं है। तो पैसा लेना देना से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, खर्चा कौन उठा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप अपने माँ बाप के पोजेशन में नहीं कह सकती, अगर आप अपने माँ बाप की कीपिंग में हो, उनके कंट्रोल में हो, उनके नॉलेज में हो, तो हम आपको बोलेंगे कि आप यू आर विद इन द कीपिंग ऑफ योर पेरेंट्स। इफ अ गर्ल गोज टू हर नेबर्स प्लेस or to a hostel and hostel warden cannot get her married to someone, a girl who has gone to market is still under the keeping of her guardians. अगर एक लड़की जो कि इमोशनली स्टार्व्ड है गोज टू सिनेमा हॉल विदाउट द परमिशन ऑफ अ पेरेंट्स एंड वहां से अगर एक बंदा, एक आदमी उसको कहीं और लेके जाता है, तो उस मैन को भी हम क्या बोलेंगे, ही विल बी लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, बिकॉज वो आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियन लेके गया है। इवन दो शी इज इमोशनली ड्रेन्ड आउट, डज नॉट मैटर, शी वाज स्टिल विद इन द कीपिंग ऑफ हर फैमिली। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या एक गर्ल चाइल्ड अबैंडन कर सकती है अपनी गार्डियनशिप को?
तो बात है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे सौतेली माएँ होती हैं, स्टेप मदर्स होती हैं, जो कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मारती हैं। द गर्ल कैन नॉट अबैंडन द गार्डियनशिप एज शी इज स्टिल अ माइनर। बट एक एक्सेप्शन इस रूल का ये है कि अगर एक्सट्रीम केस हो जाता है जहाँ पे वो लड़की खुद से अपनी इंटेंशन के साथ घर छोड़ के चली जाती है और बोलती है कि मेरे को बाहर नहीं जाना, और कोई एविडेंस ऐसा शो नहीं करता कि वो जो अक्यूज्ड है, जो वो लड़का है, उसने कोई रोल प्ले किया था, यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं थी, दे वर बोथ स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर, तो हम क्या नहीं मानेंगे कि यहाँ पे ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग नहीं हो रहा। लॉफुल गार्डियन की जब हम बात करते हैं तो लॉफुल गार्डियन कोई भी वो इंसान होता है जिसको लॉफुली ट्रस्ट करा गया है, लॉफुली इंटरेस्ट किया गया है कि आप इस माइनर का ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखने की बात है कि लॉफुल गार्डियन और लीगल गार्डियन के बीच में भी डिफरेंस होता है। जहाँ पे एक फादर अपनी बेटी को भेजता है स्कूल विद हर सर्वेंट या फिर फ्रेंड, हर फादर इज द लीगल गार्डियन, और जो ये सर्वेंट और फ्रेंड है ये कौन हुआ, लॉफुल गार्डियन। तो लीगल गार्डियंस हो गए हमारे पेरेंट्स, और लॉफुल गार्डियन कौन हो गए, जिनको हम इंटरेस्ट करते हैं अपने बच्चों की पोजेशन, अपने बच्चों की गार्डियनशिप। सिमिलरली हॉस्टल वार्डन या फिर रिलेटिव्स जो होते हैं वो लॉफुल गार्डियन होते हैं। तो लॉफुल गार्डियन का मतलब क्या है, जिनको हम इंटरेस्टमेंट करते हैं अपने माइनर का, वो लॉफुल गार्डियन होते हैं, और पेरेंट्स जो होते हैं वो लीगल गार्डियंस होते हैं। जहाँ पे custody of the minor stood entrusted factually and lawfully to the minor's maternal uncle, the natural father of the minor did not cease there to be the lawful guardian. Consequently, केस में क्या बोला गया, in its own motion versus राम लुभाया, क्या बोला गया, an attempt made by the father to kidnap his minor child would not be an offence under 361. विदाउट कंसेंट ऑफ सच गार्डियन का क्या मतलब है, तो विदाउट कंसेंट बेसिकली कि वो जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट होना चाहिए, वॉलंटरी दिया जाना चाहिए। अब आर वर्सेस विलियम्स की बात करें तो वो क्या कहता है, कंसेंट शुड बी बिफोर द टेकिंग और एंटाइसिंग अकर्स एंड नॉट एक्सपोज्ड फैक्टो। बेसिकली लेके जाने के बाद अगर आप कंसेंट ले रहे हो तो दैट इज नो कंसेंट, तो कंसेंट जो होना चाहिए वो पहले होना जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ ए एंड बी रन अवे विदाउट कंसेंट ऑफ बीज लॉफुल गार्डियन, they get married and thereafter return home, guardians have pardoned them but they cannot still be said कि ये लोग consent से गए थे, and he can still be held liable for kidnapping अगर वो लोग चाहें तो। ठीक है, अब एक्टस रियस और मेंस रिया क्या है, यहाँ पे एक्टस रियस है वो जो फैक्ट जहाँ पे आप टेक कर रहे हो, एंटाइज कर रहे हो, बेसिकली फिजिकल मूवमेंट कर रहे हो उस बच्चे की, चाहे उस अनसाउंड पर्सन की। मेंस रिया क्या है, आपका गिल्टी माइंड था, इंटेंशन था कि आप इस बच्चे को इंटाइज करना चाहते हो, लेके जाना चाहते हो। बट एक चीज जरूरी है कि यहाँ पे किडनैपिंग जो है एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस है। अगर इंटेंशन बैड है या गुड है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने एक्ट प्रूव कर लिया तो वो अपने आप में सफिशिएंट है कि वो आपको क्रिमिनली लाइबल ठहरा सकता है। ठीक है, एस वरदराजन एक बहुत इंपॉर्टेंट केस माना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया कि इशू क्या आया कि क्या एक माइनर अबैंडन कर सकती है गार्डियनशिप हिज और हर गार्डियन का, और क्या टेकिंग आउट ऑफ लॉफुल गार्डियन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एंड कैन एस वरदराजन बी कन्विक्टेड फॉर द किडनैपिंग ऑफ सावित्री। अब होता क्या है कि सावित्री और ये जो एस वरदराजन होते हैं ये लोग नेबर्स होते हैं और इनकी काफी गपशप होती रहती है। एक दिन ये सावित्री जो होती है ये इससे बातें कर रही होती है और इसकी मदर फादर को बता देती है कि देखो तुम्हारी बेटी इस लड़के के साथ बातें करती रहती है। फादर उसको रोकने की कोशिश करता है, वो नहीं रुकती है। फादर उसके बाद उसको ले जाके उसके अंकल के घर छोड़ आता है। ठीक है, उस अंकल के घर से सावित्री खुद से बाहर निकलती है, लड़के को फोन करती है और उसको बोलती है कि मुझे इस जगह पे मिलो। वहां पे वो मिलता है, उसको बोलती है कि चलो हम भाग के शादी कर लेते हैं। ये दोनों भाग के शादी कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। रेशियो डेसिडेंटी क्या आई, कोर्ट ने क्या बोला, ऑनरेबल जज प्रेजेंट्स टू हियर दिस केस वाज जस्टिस मुधोलकर। उन्होंने क्या बोला कि सावित्री ने एडमिट किया कि 1 अक्टूबर 1960 को शी लेफ्ट हर रिलेटिव्स हाउस एंड उन्होंने टेलीफोन किया वरदराजन को कि मुझे इस जगह पे आके मिलो। फ्रॉम व्हाट वाज सेड बाय सावित्री वी कैन सी कि वरदराजन ने कोई सजेशन नहीं दिया था सावित्री को कि तुम अपने घर छोड़ के आ जाओ, बल्कि वो सावित्री का सजेशन था कि हाँ मैं अपना घर छोड़ के आ रही हूँ और तुम मुझे यहाँ पे मिलो। सावित्री ने बोला कि वो मैरी करना चाहती थी इस वरदराजन को एंड वरदराजन ने फोर्स नहीं किया सावित्री को मैरी करने के लिए। The instance of marriage came from Savitri and not from Vardarajan. Fact that Savitri accompanying the appellant all along is constant that Savitri का खुद की डिजायर था कि वो appellant की वाइफ बनना चाहती हैं और उनको अकम्पनी करना चाहती हैं जहाँ पे भी वो कहे। डिसीजन क्या आया, ऑनरेबल कोर्ट ने ये बोला कि एप्लेंट को हम गिल्टी नहीं ठहरा सकते कि उसने टेक अवे किया है सावित्री को, क्योंकि सावित्री ने वॉलंटरी अकम्पनी किया था।
Savitri was on the verge of attaining the majority and she was very much capable of understanding what is good for her and what is bad for her. Therefore अपील को अलाउ किया गया और क्या बोला गया कि यहाँ पे इस केस में आप वरदराजन को गिल्टी नहीं ठहरा सकते। अब एक और पॉइंट समझने की बात है, किडनैपिंग समझ लिया, आप क्या समझने की बात है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है। तो 339 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की बात करता है और 340 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करता है। जब मैं आपको एक डायरेक्शन में जाने से रोक रही हूँ तो मैं आपको रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट कर रही हूँ, बट अगर मैंने आपको इस बॉक्स के अंदर बंद कर दिया और मैं आपको किसी भी डायरेक्शन में जाने से रोक रही हूँ तो मैं आपको रॉन्गफुली कन्फाइन कर रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली जब आप किसी को एक डायरेक्शन में जाने से रोकते हो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, जब आप उसको सारी डायरेक्शन में जाने से रोकते हो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जो कि 340 के अंदर दिया गया है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है, जब आप किसी को रॉन्गफुली रोकते हो, रिस्ट्रेन करते हो उस पर्सन को इस तरीके से और प्रिवेंट करते हो कि वो किसी भी डायरेक्शन में ना जा सके सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट से, तो आप उसको रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहे हो। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के कुछ हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। रमेश कॉसेज आनंदी टू गो विद इन अ वॉल्ड स्पेस एंड उसके बाद वो लॉक कर देता है। आनंदी को वो किसी भी डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं करने देता, उसको एक कमरे के अंदर बंद कर देता है, तो उसको रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया। गब्बर ने अपने लोगों को फायर आर्म्स के साथ, गन्स के साथ एक बिल्डिंग के बाहर खड़ा कर दिया और वीरू को बोला कि अगर तुम बाहर आए तो मेरे जो लोग हैं तुम पे गोलीबारी कर देंगे। तो यहाँ पे क्या किया है, गब्बर ने वीरू को रॉन्गफुली कन्फाइन किया है। तो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है कि जब आप किसी को रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर रहे हो और आप उसको किसी भी डायरेक्शन में जाने से प्रिवेंट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रहे हो। पनिशमेंट कहाँ दी गई है, 342 के अंदर दी गई है और क्या पनिशमेंट है, 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट, जुर्माना भी देना पड़ सकता है 1000 रुपीज का। ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है एंड ट्राइबल बाय एनी मजिस्ट्रेट और फर्दर इसको कंपाउंड भी किया जा सकता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, अब एक और केस पढ़ते हैं, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस केशवलाल मंगम भाई। इस केस में क्या हुआ, डिस्कस किया गया फॉर अ चार्ज ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जरूरी है, एक्चुअल फिजिकल रिस्ट्रिक्शन इज नॉट एसेंशियल। दिमाग के अंदर रिस्ट्रिक्शन भी काफी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक कमरे के अंदर बंद किया, कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, मैंने बोला मैंने इस कमरे के बाहर ना हर जगह पे ना बॉम्ब फिट किया हुआ है, जैसे ही तुमने बाहर स्टेप किया वो बॉम्ब बूम हो जाएगा। अब एक्चुअली मैंने कोई बॉम्ब फिट नहीं किया था, मैंने दरवाजा भी खुला छोड़ा हुआ है, बट आप डर के मारे कमरे के अंदर बैठे रहते हो, तो मैंने मेंटली गेम खेला आपके साथ। तो फिजिकल रिस्ट्रिक्शन होना जरूरी नहीं है, अगर मेंटल इंप्रेशन है सामने वाले विक्टिम के दिमाग के ऊपर, आप रीजनेबल अप्रीहेंशन क्रिएट कर देते हो, वो भी अपने आप में क्या माना जाएगा, वो भी अपने आप में एक ऑफेंस माना जाएगा ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो बेसिकली अगर आप इंप्रेशन क्रिएट करते हो और उस बंदे को रिस्ट्रेन करते हो कि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, वो भी अपने आप में सफिशिएंट माना जाएगा। स्टेट वर्सेस बालाकृष्णन, इस केस में क्या हुआ, कंप्लेनेंट वाज डिटेन्ड इन द पुलिस स्टेशन व्हेन दिस वाज ब्रॉट टू द कोर्ट। अक्यूज ने क्लेम किया कि कंप्लेनेंट वाज एट द लिबर्टी टू गो अवे फ्रॉम द पुलिस स्टेशन एट एनी टाइम। कोर्ट ने रिमार्क किया दैट अ सिटीजन हु एंटर्स इनटू अ पुलिस स्टेशन, पुलिस ऑफिसर्स की जो अथॉरिटी होती है वो प्रिवेल करती है उसमें। तो कोर्ट ने क्या बोला कि अक्यूज्ड हैड कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। हामिद वर्सेस सुधरी मोहन केस में क्या हुआ, अक्यूज्ड जो कि एक डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट थे, बीइंग अंडर द बोनाफाइड इंप्रेशन कि कंप्लेनेंट हैड ट्रैवल्ड विदाउट टिकट, सीज द हैंड ऑफ द कंप्लेनेंट एंड उसको ड्रैग कर दिया टू अ टिकट कलेक्टर एंड ऑर्डर्ड द टिकट कलेक्टर टू रियलाइज द फुल फेयर। इट वाज हेल्ड कि अक्यूज ने उनको रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया था। जोगया वर्सेस केशवलाल, absence of desire to move on the part of the person confined no doubt detracts it from being offense under this section, but mere omission of an attempt to run away when there is no watch does not mean absence of desire. तो बेसिकली प्रूफ ऑफ एक्चुअल फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन जरूरी नहीं है जब हम किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करना चाह रहे हैं। क्या प्रूव करना चाहिए कि आपने सामने वाले के दिमाग के ऊपर एक ऐसा इंप्रेशन किया हुआ है कि उसको रीजनेबली बिलीव है कि वो फ्री नहीं है, कि वो अपनी मर्जी से जब आ जा ना सके। ठीक है, दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इस केस में क्या बोला गया कि अगर आप इन दिस केस अक्यूज रॉन्गफुली कन्फाइंड द सन ऑफ अ वेल्दी मैन and the son was released after 17 days only after the amount demanded was received। तो फिरौती मांगी, फिरौती की रकम मिली और उसके बाद उसको आपने रिलीज कर दिया, तो यहाँ पे भी वो अक्यूज जो था वो गिल्टी था ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब ये कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम आएंगे और क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे हमारे आंसर को। तो इस क्वेश्चन में A इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किडनैपिंग अंडर 363, कॉजिंग क्रिमिनल इंटिमिडेशन अंडर सेक्शन 506, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अंडर 304,
सॉरी 340, फॉर्जरी अंडर 463, बाइगेमी अंडर 494। तो हमने सारे सेक्शंस को बता दिया कि किस किस के अंदर बेसिकली जो मेरा मोटा आंसर था कि मेरे ऊपर ये चार्ज लगना चाहिए, वो सब मैंने बता दिया। रेलिवेंट सेक्शंस कौन से हैं, 363 को समझा दिया क्या है। जब वो रिमूव करता है फ्रॉम लॉफुल गार्डियन ऑफ बीज, ही हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, जब वो फर्दर उसको लॉकअप करता है, उसने क्या किया है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है, जो कि 340 के अंदर है, वो समझा दिया। उसके बाद जब वो उसको थ्रेटन करता है और उसको पुणे लेके आता है, वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन करता है, जो कि 503 के अंदर है, वो समझा दिया। और 506 के अंदर उसकी पनिशमेंट दी गई है, हमने वो समझा दी। बैरक की लैंग्वेज लिख सकते हो, वेल एंड गुड। नहीं लिख सकते, मोटी मोटी बात जरूर लिख के आना, एसेंशियल टर्म्स को जरूर लिख के आना। 506 में पनिशमेंट बता दी क्रिमिनल इंटिमिडेशन की क्या है। जब वो प्रोक्योर करता है फॉल्स सर्टिफिकेट्स को, वो फॉर्जरी करता है, जो कि 463 के अंदर डिफाइंड है, जो कि क्या है। और नेक्स्ट जब वो उसके साथ सेरेमनी करता है मैरिज की और उसको अपनी बीवी बुलाता है, तो वो 493 और 494 के सेक्शंस करता है। 494 क्या हो गया, बाइगेमी हो गया। देयरफॉर ए इज रिस्पांसिबल फॉर किडनैपिंग अंडर 363, कॉजिंग क्रिमिनल इंटिमिडेशन अंडर 506, wrongful confinement under 340, forgery under 363 and bigamy under 494 of IPC। तो बेसिकली मैंने अपना पूरा का पूरा जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने अपना आंसर दे दिया, उसके बाद मेन बॉडी के अंदर मैंने अपने सेक्शंस को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, सारे सेक्शंस के, अगर टाइम है, मार्क्स ज्यादा है, तो एसेंशियल एलिमेंट्स को भी एक्सप्लेन कर दिया, सेक्शंस बता दिए, पनिशमेंट्स बता दी। उसके बाद अगर और टाइम है और हमारा क्वेश्चन डिमांड करता है तो केस लॉस को भी बता दिया। अभी हमने किडनैपिंग और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के कितने सारे केस करे। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कंक्लूजन में भी अपना आंसर दे दिया कि वो बंदा इसके लिए गिल्टी होगा। तो आप लोगों ने आज देखा कि कैसे हमने हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और ये पिछले वाला जो था आई थिंक एमपी या महाराष्ट्र जो भी था, उसका हम लोगों ने कैसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अपना मेन आंसर बता देना है। मेन आंसर बता देना है, पेपर सेटर को, एग्जामिनर को, चेकर को ये बता देना है कि हाँ जी मेरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। अगर कुछ इलस्ट्रेशंस आती हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन हमने अभी किया था एक्सटॉर्शन वाला, वो इलस्ट्रेशन बेस्ड था, तो प्लीज राइट ये इलस्ट्रेशन बेस्ड है, अगर आपको आता है तो। केस लॉज लिख दें। ठीक है, केस लॉज लिखने के बाद आपको अपने आंसर को कंक्लूड जरूर करना है। ठीक है, जितने केस लॉज, 2 मिनिमम केस लॉज लिखें, बट अगर इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं तो व्हाई नॉट, यू कैन राइट दोस केस लॉज इन योर आंसर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का सेशन, जहां पे हमने 3 आईपीसी के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को डील किया, इनका कॉन्सेप्ट रिवीजन किया, हमने पढ़ा कि क्या क्या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है, किडनैपिंग होता है, कैसे इनके केस लॉस होते हैं, एक्सटॉर्शन क्या होता है, थेफ्ट क्या होता है। इन सबको पढ़ने के बाद हमने कुछ सैम्पल आंसर्स लिखे। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दैट दीज आर ऑल सैम्पल एंड मॉडल आंसर्स। सबका लिखने का तरीका अलग हो सकता है। आपको क्या करना है, इन सैम्पल मॉडल आंसर्स को आपको पढ़ना है, देखना है, और उसके बाद अपने खुद के आंसर्स को लिखना है। जो मेन टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स के ऊपर अपने 5 मार्कर्स, अपने 10 मार्कर्स, अपने 20 मार्कर्स आंसर जरूर लिखें, सो दैट आपको पेपर के टाइम पे डिफिकल्टी ना हो। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस 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 जरूर करनी है। ये नहीं सोचना है कि कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ लिया है, पेपर में अटेम्प्ट कर लूंगा। लोगों के माइंड ब्लॉक हो जाता है, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। तो प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहनी है, और मुझे जल्द मिलना है मेरे आने वाले लेक्चर में, जहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड कीप स्माइलिंग, कीप बी स्टे मोटिवेटेड एंड पढ़ते रहें, अच्छे से मुस्कुराते रहें। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।